हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है सभी को? फातिमा, शिवा बेटा, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी को आवाज़ आ रही है। स्टार्ट करते हैं। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, है ना? तो हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन ने पिछली बार सॉलिड डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड मॉर्निंग बेटा फातिमा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। और इसमें दो पार्ट्स हैं अपने, एक तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जल्दी से अपन थोड़ा सा क्विक रिव्यू करके जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं अपन आगे, है ना? इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, दोनों में क्या अंतर है? सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल है गैल्वेनिक सेल जो होती है अपने, या वोल्टिक सेल भी कहते हैं अपन इसको, ठीक है। सेल तो एक कंपार्टमेंट है जिसमें आप रिएक्शन करोगे। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं जो अपने आप नहीं हो सकते। तो इनका डेल्टा जी जो होगा पॉजिटिव होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसे रिएक्शंस होंगे जो अपने आप हो सकते हैं, है ना? और अपने आप हो सकते हैं तो अपन इसके अंदर इन रिएक्शंस को करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। दो सेक्शन है इसके। तो यहाँ पे डेल्टा जी जो है नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन अपने आप हो पाएंगे, है ना? इनसे अपन करंट प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, तो इनमें तो अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब जाके होंगे। तो यहाँ पे तो कोई इसको क्यों करेगा? क्योंकि कोई केमिकल सब्सटेंस बनाना होगा, इसलिए करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल सब्सटेंस को अपन काम में लेते हैं, और केमिकल सब्सटेंस से रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेते हैं, है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपके जो बात होगी आगे कि इसके अंदर एक तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। जल्दी से अपन को एक रिकैप करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? हम्म इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये तो जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अगर आप आयरन नेल डाल देते हैं एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा तो आयरन FeSO4 बन जाएगा और कॉपर सल्फेट से कॉपर बन जाएगा। अब इसमें अपन को, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो कि आयरन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि कॉपर है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ना डायरेक्ट सोल्यूशन में हो जाएगा, अपन को कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में आप इसी को ऐसे करो, इसी रिएक्शन को जिसके अंदर आप दो अलग अलग कंपार्टमेंट में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिवाइड कर दो। तो एक में आयरन का रॉड और FeSO4 सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। और एक में जो है कॉपर
FeSO4 है ना, और ये आयरन रॉड है। ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, दे आर सेपरेटेड विद ईच अदर, कॉपर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आ जाएंगे, समझ आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐसे याद रख लेना लोन, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे याद रख लेना CrPr, CrRrP या CrPr ऐसे याद रख। लोन का मतलब है लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट पे एनोड रहेगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव रहेगा, समझ में आ रही बात। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन जो है ऑक्सीडाइज होके आयरन 2+ बन रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रैवल करेंगे, करंट अपन मानेंगे आए इधर ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन के उल्टे तरफ, पॉजिटिव चार्ज से इधर फ्लो करता है, दैट इज करंट। तो इलेक्ट्रॉन आपके इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इधर कॉपर के आयन जा जाकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस कॉपर की रॉड पे अटैच रहेंगे, तो कैथोड रिडक्शन राइट ऑर्बिटल, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप याद रखना जब भी कंफ्यूज हो जाओ, क्लियर। तो आई होप ये समझ में आ गया, बेसिक चीज है बिल्कुल। अब इसमें दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है, एक तो यहाँ पर अपन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन अपने आप हो रहा है लेकिन कुछ समय बाद रुक जाता है ना। और रुक जाने का कारण क्या है कि यहाँ पर समय के साथ साथ आयरन के आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और बढ़ने के कारण फिर और इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएंगे, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। और इधर कॉपर का कंसंट्रेशन तो कम होता जा रहा है क्योंकि कॉपर रिड्यूस होता रहा है। यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है ये हो रहा है, कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है बेटा, तो कॉपर बन गया। तो यहाँ पे कॉपर का कंसंट्रेशन कम होता रहा है, सल्फेट का बढ़ता रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, सल्फेट नेगेटिव होता रहा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे, तो अपन सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं ना। सॉल्ट ब्रिज ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए काम में लिया जाता है, जैसा कि अपन जानते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहा है, सॉल्ट ब्रिज में अपन इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, KCl, अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, KNO3। वो इस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं कि आपका अगर जेल में, जेल तो उनको होल्ड करने के लिए होती है ना, जेल तो होल्ड करने के लिए होती है, और इस तरह से चूज किए जाते हैं कैटायन और एनायन कि उनका वेलोसिटी एक जैसा हो, समझ में आ गया, उनका वेलोसिटी एक जैसा हो, इस तरह से चूज किए जाते हैं। तो इधर की तरफ तो आयरन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो इधर माइनस वाले आ जाएंगे, जैसे Cl- आ गया, नाइट्रेट इधर से आ गया सॉल्ट ब्रिज में से, ठीक है। और उधर की तरफ सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहा है क्योंकि कॉपर रिड्यूस होता रहा है, तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज जो यू ट्यूब है ना, उसमें से पॉजिटिवली चार्ज आयंस आ जाएंगे, पोटेशियम आ जाएगा, है ना, अमोनियम आ जाएगा, ताकि सल्फेट को न्यूट्रलाइज कर सके, तो फिर सेल रिएक्शन होता रहेगा अपना। तो ये बेसिक सेल रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें मैं बताना चाहूंगा, सेल रिप्रेजेंटेशन जल्दी से करना चाहेंगे अपन, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल आप फेमिलियर हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, दो बातें मैं बताना चाहूंगा कि एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ बातें और आपको बता देता हूँ कि जैसे आप जो भी दो अलग अलग फेजेस हैं, फेजेस का मतलब हुआ एक गैस है और एक आपका एक्वस मीडियम में है, तो उनको आप वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हो, बीच में आप सॉल्ट ब्रिज लगाते हो, है ना। सॉल्ट ब्रिज को आप दो पैरेलल लाइन से, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, लेफ्ट में एनोड रहेगा, है ना, राइट में कैथोड रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, जैसे
जिंक सॉलिड है ना, जिंक 2+ बना। ये यहाँ पे इसका मीडियम लिख दिया मैंने। ये दो अलग अलग फेजेस हैं, ये एक्वस फेज में है और एक्वस फेज में होने के कारण मैंने ऐसे फेज मेंशन कर दिया और इसके बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन कर दूंगा, कितने मोलर है, 1 मोलर है, 2 मोलर है। डबल लाइन लगाई, ठीक है। फिर इधर अपन डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज और राइट हैंड साइड पे आ गए, राइट हैंड साइड पे आ गए अपन, कैथोड पर आ गए और वहां पे वो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और एक्वस मीडियम है, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन आप लिख सकते हो C2। एक्वस में तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहता है, जबकि सॉलिड में का कॉन्सेंट्रेशन तो उसकी डेंसिटी पे निर्भर करता है, वो तो कॉपर की डेंसिटी तो मेटल है, फिक्स है, तो यहाँ अपन नहीं लिखेंगे। ये दो अलग अलग फेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड खुद ही है, क्योंकि एक्चुअल में वो सॉलिड मेटल्स हैं। लेकिन जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन में आपकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज दोनों ही एक्वस मीडियम में हो, या ऐसा भी संभव है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज दोनों गैसेस में हो, तो ऐसी परिस्थिति में इनर्ट इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होगा आपका, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड में आप क्या करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड इज एक मेटल रॉड डिप कर देते हो आप, वो प्लेटिनम की होती है जो खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। जैसे यहाँ तो ये जिंक की रॉड है ना, तो जिंक खुद इलेक्ट्रॉन करता जा रहा है ना, और आयन बनता जा रहा है। जिंक क्योंकि सॉलिड है तो इससे रॉड अपन इलेक्ट्रोड बना सकते हैं एनोड। लेकिन अगर मान लो दोनों ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले दोनों के दोनों एक्वस मीडियम में, तो अपन को प्लेटिनम की रॉड लेनी पड़ेगी जो इलेक्ट्रोड का काम करेगी। तो उस केस में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम ले लिया अपन ने Fe2+, Fe2+ एक्वस C1, ठीक है, एक्वस में है, C1 है, Fe3+, ठीक है, ये एक्वस में है, C2 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, ये एनोड है आपका, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन +2 में इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 में गया, ठीक है। अब ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में है, तो आपको एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, ये प्लेटिनम, जो आपके, क्योंकि आयरन +2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, लूज करेगा इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड आपको अलग से लगाना पड़ेगा प्लेटिनम इनेट, जो इलेक्ट्रॉन इसके ले सके, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। सॉल्ट ब्रिज पे आ गए, सीधे हाथ से आए अपन, ठीक है, सीधे हाथ से आ गए, यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया अपन ने, ठीक है। ये भी एक्वस में, इसका कॉन्सेंट्रेशन C3 है और ये वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन C3 है और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मान लीजिए +3 में आ रहा है, तो इसका ये भी एक्वस में है और C4 इसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका फेज। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए जो उधर से आएंगे, इधर की तरफ से, तो कोई इलेक्ट्रोड तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों ही एक्वस मीडियम में है, तो आपको एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रोड पुट करना पड़ेगा, तो प्लेटिनम। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड को अपन बाहर की तरफ लिखते हैं, ये ध्यान रखना। समझ आ गया, क्लियर। तो अब इसमें सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, सेल रिएक्शन अपन कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं सेल रिएक्शन, बताओ, समझ में आ गया ये, बिल्कुल। सेल रिएक्शन, कौन सी सेल रिएक्शन सही होगी, इस पे सबसे पहला क्वेश्चन इससे आ जाता है कि आप, एक तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, फिर सेल रिएक्शन की बात चलती है कि सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, तो वो भी इजीली लिख सकते हैं अपन, है ना। आप पहले एनोड पर होने वाला ऑक्सीडेशन लिख लो, Fe2+, ठीक है, दे रहा है Fe3+ और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं कौन,
सीरियम प्लस 4, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, है ना, और ये सीरियम प्लस 3 में चेंज हो गया, क्योंकि सभी एक्वस में है, इसलिए अपन को मैंने जैसा कि बताया कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की जरूरत है। तो अब आप इसको ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन अगर ये आपके, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, ये कैथोड है, ठीक है, कैथोड रिडक्शन राइट पॉजिटिव, और ये एनोड है, ऑक्सीडेशन एनोड लेफ्ट नेगेटिव, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो, किसी अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं तो अप्रोप्रिएट नंबर से अपन को मल्टीप्लाई करके सेल रिएक्शन लिखी जा सकती है। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं कि कौन सी सेल रिएक्शन सही है, तो वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी एक जैसी लगती है ना। ये गलती आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि दिखने में सभी सेल रिएक्शन एक जैसी लगती हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, और खासकर ये जो आयंस के चार्जेज हैं, ये बहुत छोटे छोटे से लेके रहते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। समझ में आया? तो ये आपकी सेल रिएक्शन हो गई, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन बना ली अपन ने, समझ में आ गया? ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ईएमएफ है। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो ईएमएफ है, तो ईएमएफ में क्या होता है कि करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक है। तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ? करंट फ्लो कर रहा है मतलब यहाँ पे वोल्टेज है, ईएमएफ है ना, वोल्टेज तो कम आएगा, ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा आती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस ईएमएफ को कैसे मेजर किया जाए, ये अपन को टेंडेंसी बताएगा, नेट टेंडेंसी। तो यहाँ पर जो अपन ईएमएफ मेजर करते हैं, है ना, दोनों इलेक्ट्रोड हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तभी इस पूरी ओवरऑल सेल का ईएमएफ है। इनके दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर, वोल्टेज या ईएमएफ लगभग एक जैसे ही है दोनों, हल्का सा अंतर होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, कि वोल्टेज थोड़ा सा कम आता है, ईएमएफ थोड़ा ज्यादा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज थोड़ा सा कम आता है ना। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस कारण से सेल में ईएमएफ जनरेट हुआ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे नापोगे? सबसे पहली बात तो ये है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने नाप लिया, तो फिर दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस लेके आप सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ईएमएफ होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे नापोगे? एक अकेले इलेक्ट्रोड का, है ना, ये अपन ने जानते ही हैं आप लोग कि इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके आप ईएमएफ निकालते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना माना जाता है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे अपन ये हाइड्रोजन गैस लगातार बबल करते रहते हैं, ठीक है। ये 1 मोलर HCl है, हाइड्रोजन गैस जो अपन बबल कर रहे हैं 1 बार पर है, 1 बार प्रेशर है, और ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, क्योंकि अपन ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, क्योंकि अपने पास तो गैस है। तो हाइड्रोजन के लिए अपन ऐसा मान रहे हैं, मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ, ये आपने देख लिया होगा। ध्यान रखिएगा जो मैंने थोड़ी सी बात बताई, क्योंकि क्वेश्चन अभी अपन करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये चीजें काफी सारी आती है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर आप ऐसे मानते हो कि दोनों बदलाव हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन गैस जो है ये आपका H+ आयन दे दे,
H प्लस आयन कैसे बनेगा हाइड्रोजन से अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें तो ये एनोड का काम कर रहा है, एक्टिंग एज एन एनोड, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। और अगर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मानोगे तो ऐसा भी हो सकता था कि आपके जो सॉल्यूशन में H प्लस आयंस है, HCl लिया है आपने, 1 मोलर HCl लिया है, तो सॉल्यूशन में जो आपके H प्लस आयंस है, ठीक है, दो H प्लस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस बन गया, H2 गैस बन गया। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को H प्लस आयन को कैथोड की तरह बता रहे हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बता रहे हो। अब क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है, क्योंकि बाकी सारे इलेक्ट्रोड को इसी से कंपेयर करोगे। देखिए अकेले मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना संभव नहीं है पहली बात तो, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए करंट फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो कराने के लिए उसको किसी दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो किसी दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा तो उसकी टेंडेंसी, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, देने की टेंडेंसी भी शामिल हो जाएगी। तो अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे पता नहीं, अपन को इनिशियली अगर अपन सोचे हैं तो अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए बेहतर है कि आप एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चुन लो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लो और बाकी सारे इलेक्ट्रोड को उस रेफरेंस से कंपेयर करो, और वो रेफरेंस जो अपन बात कर रहे हैं अभी वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में 0 नहीं होता, कितना भी होता होगा पता नहीं अपन को, लेकिन उसको 0 मान लिया जाता है ना। ठीक है, तो ये 0 होगा, तो 0 का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी है उतनी की उतनी इसकी लेने की टेंडेंसी है, और देने और लेने की टेंडेंसी अगर बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ना वो देना चाहता है ना लेना चाहता है, ऐसे माना अपन ने, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि तभी दोनों वैल्यूज बराबर हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही। तो बाकी सारे एलिमेंट्स को इससे कंपेयर कर लिया और कंपेयर करके उन सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने निकाल लिए। जैसे जिंक को कंपेयर करा, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल लिया। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि हाइड्रोजन आप 1 बार लोगे, प्रेशर, ठीक है, दूसरा HCl का कॉन्सेंट्रेशन आप 1 मोलर लोगे, यहाँ पे प्लेटिनम लेते हो क्योंकि हाइड्रोजन आप बबल करते आ रहे हो लगातार। ठीक है, एक तरह से ये बहुत मुश्किल काम भी है क्योंकि अपने लिए, क्योंकि ये प्लेटिनम क्या है, खराब हो जाता है, प्लेटिनम कैटलिस्ट का काम करता है इस रिएक्शन के लिए, और अगर ये सेंसिटिव होता है प्लेटिनम काफी, अगर ये कैटलिस्ट आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रिएक्शन में दिक्कत आएगी। फिर दूसरी बात, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो 1 मोलर नहीं रहने वाला। तो 1 मोलर नहीं रहने वाला तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 नहीं रहने वाला। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव टू कैटालिटिक पॉइजनिंग, वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन इसकी जगह कैलोमिल सेल लेते हैं, ये भी पता होगा, Hg2Cl2 वाला, उसको मानते हैं। ठीक है, तो कंपेयर अगर अपन ने दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, सभी को इससे कंपेयर, आइडियली इससे कंपेयर करते हैं और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन निकालते हैं। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आपका, ये देखिए 2 तरह से लिखा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको 2 तरीके से बताया है। ये तो हो गया, इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं ई नॉट, ठीक है, H प्लस H2, H प्लस H2, ये तो ये वाला है। ठीक है, इसमें कैथोड का है, रिडक्शन पोटेंशियल है, समझ आ गया, जिसमें H प्लस की रिडक्शन की टेंडेंसी बता रहा है। आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ये बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है सब स्क्रिप्ट में, तो अपन क्या है मिस कर जाते हैं, है ना,
कि अरे पता नहीं क्या लिखा है, इसे ध्यान से नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कैथोड का के लिए जो रिडक्शन हो रहा है, मतलब H प्लस की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बता रहा है ये। और इसी तरह से अगर H प्लस H2 के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी तो वो इस तरह से होगी H2 H प्लस, ये देने की टेंडेंसी बता रहा है ना। और ये दोनों ही यहाँ पे तो बराबर है, जो कि 0 वोल्ट है। क्लियर? ये आपकी एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी बता रहा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, RP रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये लूज करने की टेंडेंसी बता रहा है, ये OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। हाइड्रोजन तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसका दोनों लेने और देने की टेंडेंसी दोनों अपन 0 मानते हैं। ठीक है, बराबर मानते हैं, तो ये 0 है। ठीक है, और एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं होगा। और एलिमेंट के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाले जाते हैं। जैसे जिंक के लिए, जिंक को हाइड्रोजन से कंपेयर किया और फिर करंट फ्लो हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उससे वो जिंक के लिए आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल तो अपन ने 0 मान लिया था, तो ये जिंक के लिए आ जाएगा, ये अपन जानते हैं, है ना। तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, जल्दी से बता दो मेरे को, क्या लिखा है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे नापा तो ही नॉट लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल है ये अकेले इलेक्ट्रोड का, क्या है ये? रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? फातिमा शीबा बताओ बेटा जल्दी से, क्विकली। यस, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करते हुए बता रहे हैं? लूज होता हुआ बता रहे हैं, क्योंकि जिंक है और जिंक से जिंक प्लस 2 आयन बन गया, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और जिंक क्योंकि मेटल है, मेटल जनरली दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा प्लस 0.76। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वेरी गुड, 0.76 वोल्ट होगा ये, है ना। अगर इसी का अपन रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं एक ही एलिमेंट के लिए, है ना, ये एक्चुअली इस इक्वेशन के लिए, अगर आप वैसे ना लिखें, इक्वेशन लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे आप, जिंक प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और अगर आप रिडक्शन दिखाना चाह रहे हैं तो इस तरह से होगा, पहले आप जिंक प्लस 2 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने से पहले इलेक्ट्रॉन लेता हुआ दिखाएंगे इसको, मतलब लिखने के बाद शुरुआत में और बाद में जिंक बन गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया -0.76 वोल्ट। ये एक ही एलिमेंट के लिए उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की टेंडेंसी ऑपोजिट होगी, है ना। तो ये हाइड्रोजन से नापा अपन ने, ठीक है, हाइड्रोजन से मेजर करके बताया। क्लियर? तो हाइड्रोजन से ऐसे सारे एलिमेंट्स आपने मेजर कर लिए, और सभी एलिमेंट को आपने एक सीरीज में जमा दिया। ठीक है, एक और बात, ये स्टैंडर्ड, वैसे तो एक ही बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो या रिडक्शन पोटेंशियल लो, ये ये आपका हाफ सेल का पोटेंशियल है, हाफ सेल, समझ आया? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पूरी सेल का ईएमएफ नहीं है। सेल 2 इलेक्ट्रोड से बनती है, तो ये तो केवल आधे हिस्सा जो एक इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। वैसे देखा जाए तो एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना संभव ना था, लेकिन अपन ने क्या करा, उसको हाइड्रोजन से कनेक्ट करके हाइड्रोजन को 0 मान के उससे कंपेयर किया, और फिर बताया कि हाइड्रोजन को 0 मानते हुए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। आईयूपीएसी के हिसाब से जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसको लिया जाता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लिया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे तो बात एक ही पड़ेगी, समझ जाओ, है ना, लेकिन आईयूपीएसी के हिसाब से अपन रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं। अपन ने सभी एलिमेंट्स को ऐसे एक अरेंज कर दिया और वो बन गई अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं जो अपन अभी स्टार्ट करने वाले, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस जो है, रेफरेंस है हाइड्रोजन, जो कि जिसकी इलेक्ट्रॉन ना तो देने की टेंडेंसी है ना लेने की टेंडेंसी है ना, और वो बीचों बीच है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो बाकी सभी एलिमेंट को हाइड्रोजन को मैं ऐसे करता हूँ, बीचों बीच लिखता हूँ, बाकी सभी एलिमेंट को हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया। मैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, आप इसी तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए भी ये ड्रॉ कर सकते हैं। IUPAC के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आएगा 0 वोल्ट, समझिए, ये 0 वोल्ट आएगा। अब जिनकी H+ से ज्यादा लेने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, वो ऊपर रखे जाएंगे H+। SRP इलेक्ट्रोकेमिकल सिटी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिखाया गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल दिखाई गई है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन की बना सकते थे रेफरेंस, क्योंकि आपका रिडक्शन है तो ये बना रहा हूँ। तो जो कुछ मेटल्स इससे या एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, वो H+ के ऊपर होंगे, उनका मतलब उनका SRP पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है ना, H+ से ज़्यादा है। जैसे अपन काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कॉपर। ठीक है, कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बन गया कि इसका सॉलिड, ये रिडक्शन होता हुआ दिखा रहे हैं अपन। और ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आपको याद होगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो अच्छा रहता है ना। स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं अपन डैनियल सेल में, तो ये +0.34 है। तो कॉपर प्लस टू आयन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ये मेटल के थोड़ा सा उलट है, ऑपोजिट है, क्योंकि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, वो देना चाहते हैं। यहाँ पे लेना चाह रहा है ना, समझ आ गया, इसलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का नेगेटिव है ना, तो वो हाइड्रोजन से नीचे लाई करेगा, समझ में आ गया। और पॉजिटिव है तो वो ऊपर लाई करेगा। जैसे सिल्वर, अगर सिल्वर आयन लोगे आप, Ag+, अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनेगा, Ag बन जाएगा। और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है Ag+ से Ag बनने का कितना होता है, 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान है अपन को रखना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि सिल्वर कॉपर से अच्छा, ज़्यादा अच्छा, तभी सिल्वर कॉपर से ज़्यादा ऊपर की ओर है। इसकी सिल्वर की इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर से ज़्यादा है, और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। अगर आप बात करोगे कि सिल्वर अपने इलेक्ट्रॉन दे दे वापस से, तो -0.8 होगा, ज़्यादा नीचे होगा। जितना पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव उतना ही नीचे होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सिल्वर की बहुत कम है, Ag+ की लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण से अपन Ag+ को ऑक्सीडेशन में काम में लेते हैं, टोलेंस रिएजेंट में, है ना। अपन ने ऑर्गेनिक में देखा कि Ag+ टोलेंस रिएजेंट में एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है ना। काफ़ी सारे और एलिमेंट आएंगे। अच्छा, ये एक और बात बता दूं, क्योंकि मेटल है, मेटल की जनरली इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती नहीं है, वो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन एक बात ये भी देखिए कि कॉइनेज मेटल्स हैं, ये आसानी से, ये नोबल मेटल्स हैं। नोबल क्यों हैं, क्योंकि आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, और इनके जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, और ये मेटल आयंस नहीं, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेंगे, अपने आयंस में नहीं जाना चाहेंगे, तो ये मेटल ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इस कारण से अपन इनको कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड के, जैसा कि आप जानते हैं, है ना।
इसमें जितना ऊपर होगा, जनरली इस सेक्शन में नॉन मेटल्स खूब है। नॉन मेटल क्योंकि पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा होगी। जैसे क्लोरीन ले लीजिए आप, तो क्लोरीन की ज्यादा होगी, 2Cl माइनस बन गया। तो क्लोरीन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जा सकता है ना। और इसका जो ई नॉट वैल्यू है, ठीक है, ई नॉट Cl2 से Cl माइनस, इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाया गया है या देते हुए दिखाया गया है, 1.35 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा और भी अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन। ठीक है, और Cl माइनस उतना ही कमजोर इलेक्ट्रॉन देने वाला है या रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों एक ही बात को मैं दो अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ। नॉर्मली हैलोजेंस या ओवरऑल पीरियड इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वैसे तो और भी कंपाउंड्स हैं एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिनॉन के ऑक्साइड। लेकिन नॉर्मल अपन कोई एक स्पेशल कंपाउंड डिस्कस ना करें तो सिंपल सा देखें तो क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये F माइनस बनाएगा, है ना। इसकी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू ई नॉट वैल्यू होगी, ई नॉट इक्वल टू प्लस 2.866 वोल्ट होता है, 2.87 वोल्ट होगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। जो नीचे होंगे वो नेगेटिव SRP वैल्यू होगी। नेगेटिव SRP वैल्यू मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, है ना, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं। समझ आया, कौन नहीं और नहीं चाहते हैं इलेक्ट्रॉन लेना, तो उनको जब इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाया जाएगा तो उनका जो वैल्यू आएगा नेगेटिव दिखेगा। जैसे लेड का जो वैल्यू है Pb2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Pb ये माइनस है, माइनस 0.26 0.126। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। मेटल्स हैं जनरली यहाँ पर, metals are good reducing agent, their cations are poor acceptors। और जैसे आयरन +2 ले लीजिए आप, आयरन तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, आयरन अपने आप रिड्यूस होना होगा, लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रॉन देते हुए लेते हुए दिखाया जा रहा है तो ये बात पॉसिबल कम होगी, है ना। तो इसका ई नॉट वैल्यू माइनस में लिखा, -0.447 वोल्ट, है ना। ठीक है, और इसी तरह से जितना आप मेटल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, सबसे ज्यादा एल्कली मेटल्स है ना, मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये देना चाहेगा, ये लेना नहीं चाह रहा, है ना, ऐसे सोचो आप। तो नहीं चाह रहा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन सभी का पॉजिटिव होगा। मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल लिखी है। जैसे एल्कली मेटल है, सोडियम है, सोडियम का -2.7 होगा, तो सोडियम तो और भी, सोडियम प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना और भी नहीं चाहता। इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी नेगेटिव, मच मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ द Fe2 प्लस -2.7 वोल्ट आ रहा है ना, समझ आ गया। इसी तरह से लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव SRP वैल्यू है, लिथियम प्लस का, है ना, ये बोलना, लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा नेगेटिव SRP वैल्यू है और वो वैल्यू है -3.04 वोल्ट। तो लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये देना सबसे ज्यादा चाहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब देते हुए दिखाया जा रहा है तो पॉजिटिव होगा इसका, है ना, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी 3.05। लेकिन लिथियम प्लस लेना नहीं चाहेगा, लिथियम प्लस वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेना नहीं चाहेगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तब कहलाएगा, लेना नहीं चाहता, है ना। लेना चाहता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सबसे पहले बहुत, मतलब सबसे पहले सवाल इसी पे बनते हैं जो अपन अभी देख रहे हैं, जो जेई के अंदर या नीट के अंदर फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एप्लीकेशन क्या क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट निकालना, है ना, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, फिर दूसरी बात पावर या उनकी पावर कंपेयर करना हो सकता है। तीसरी बात ये है कि ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाएंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही लागू होंगे। ई नॉट लिखा है तब से देखो आप, ये सब ई नॉट वैल्यूज है, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर लेना है, ठीक है। टेम्परेचर जो है आपका 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार अगर कोई गैसियस सब्सटेंस इन्वॉल्व है तो। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कर दोगे आप, टेम्परेचर बदलकर या कॉन्सेंट्रेशन बदलकर 1 मोलर से अलग, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से अलग, तो ये ई नॉट वैल्यू नहीं मानी जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके लिए फिर अपन नर्स इक्वेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इनके अंतर लेकर, देने वाले खींचने वाले और इलेक्ट्रॉन देने वाले का अंतर लेकर अपन सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि 2 इलेक्ट्रोड आपने सेलेक्ट कर लिए, इनमें से 2 को इलेक्ट्रोड बनना सेलेक्ट कर लिया, तो दोनों का डिफरेंस लेकर आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो ईएमएफ आप निकालेंगे वो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा, जो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ही आपने, अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर ना रखा, टेम्परेचर बदल दिया, प्रेशर बदल दिया, 1 बार ना रखा, तो ईएमएफ की वैल्यू अलग हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। फिर दूसरी बात, अगर कोई मेटल आप डाल रहे हो एसिड के अंदर, तो क्या वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा? मेटल अगर HCl में डाला है तो क्या हाइड्रोजन लिबरेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी इससे देखा जा सकता है कि नीचे वाले जो मेटल हैं वो थोड़े इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो नहीं है, नेगेटिव है, देने की टेंडेंसी है। तो नीचे वाले मेटल जब आप एसिड में मिलाओगे, डालोगे, तो वो H+ को इलेक्ट्रॉन दे देंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। समझ आ गया ना? H2 गैस लिबरेट कर देंगे, नीचे वाले जो मेटल है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे फ्रॉम HCl, ठीक है। हाँ, कुछ अलग कंडीशंस हो सकती हैं जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट ना हो, वो अलग कंडीशन में, वो रिएक्शन के हिसाब से तो हो जाना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हो जाना चाहिए। अलग कंडीशन जैसे कि आपका मान लीजिए कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में कोई ऑक्साइड की लेयर बन जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो रिएक्शन रुक जाता है ना, तो वो अलग कंडीशन कुछ मेटल्स में हो जाएगी। अगर ऊपर वाले मेटल्स आप HCl में डिप करेंगे तो दे विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बिकॉज ऊपर वाले जो कैटायंस हैं, ऊपर वाले मेटल या तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उनकी कम है, हाइड्रोजन को वो नहीं देना चाहेंगे, ऐसे समझिए आप। या फिर आप ऐसे समझिए कि वो अच्छा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है, इतना खुद उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मेटल की ज्यादा है क्योंकि ऊपर है, तो वो H+ को क्यों देंगे जब उनकी खुद की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो H+ को क्यों देने लगे? समझ आया? तो H+ को नहीं देंगे। अगर H+ को नहीं देंगे तो ये ऊपर वाले एलिमेंट हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी काम में आता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जब आप एक मेटल का रॉड दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा, है ना? तो उसमें भी आप इससे कंपेयर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। क्या ऊपर वाला, एक बात ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाला मेटल ऊपर वाले आयन को देगा हमेशा, ये आपका ट्रिक है। नीचे वाला मेटल जैसे Fe ऊपर वाले आयन को दे देगा। कॉपर सल्फेट ले रहे हो जैसा कि मैंने बताया आपको, तो रिएक्शन हो जाएगा, यस, क्योंकि Fe नीचे वाला मेटल है ना, तो Fe नीचे वाला मेटल या उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो कम है, देने की ज्यादा है। लेने की कम है तो नेगेटिव SR2 है, देने की टेंडेंसी ज्यादा। तो मेटल अगर नीचे वाला मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ना, ऊपर वाले आयन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, Cu हो जाएगा और इक्वल आयन बन जाएगा, इसकी देने की टेंडेंसी थी, ठीक है। समझ आ गया? और इसी तरह से तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो कि कॉपर रॉड ले लो या सिल्वर रॉड ले लो आप, जी, ऊपर वाला मेटल और FeSO4 ले लो,
नीचे वाला आयन, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाला मेटल ले लिया, है ना, ऊपर वाला मेटल तो लेना चाहता है, इसका आयन देना नहीं चाहेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं होगा। नीचे वाला मेटल ऊपर वाले आयन को रिड्यूस कर देगा, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले आयन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये अपन को ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे सवाल अपने पास आते हैं, ठीक है। कुछ अपन जनरल क्वेश्चंस कर लेते हैं, आई होप समझ में आ गया बेसिक तो सब कुछ। कुछ जनरल क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज्यादा, है ना, ठीक है। तो कुछ ये सबसे पहला जो क्वेश्चंस आते हैं अपने पास वो इसी पे ही आते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये तो यूजर्स हैं आपके। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे एडवांस में, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आए थे, नीट में भी आते हैं, तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हाँ लेकिन केयरफुल रहना है, सिली मिस्टेक ना हो। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, SRP वैल्यू है, ठीक है, दे रखी है आपको जिंक की, ठीक है, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन जिंक, ये है -0.76 वोल्ट। इसी तरह से क्रोमियम की दे रखी है, क्रोमियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन Cr, हाइड्रोजन की तो मालूम नहीं है अपन को, 0 वोल्ट। और आयरन 3+ की दे रखी है, वो 3+ +2 में जाएगा या +0 में जाएगा, वो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे 3+ को 2+ में बदलता हुआ दिखाया गया है, और इसका जो E0 है वो +0.77 वोल्ट, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज आएंगी, 3 से 0 में जाए, 2 से 0 में जाए, अलग अलग वैल्यूज। यहाँ पे +3 को बताया गया है। तो इसमें आपको ये बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या वो जिंक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी Fe3+, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। कौन है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? क्या होगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? देखो रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है ना, तो आप ऐसे देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो सब लेने वाले हैं, समझ आ गया। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो सभी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए बताया गया है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो देने वाले आपके राइट हैंड साइड पे होंगे। ठीक है, देने वाले आपके राइट हैंड साइड पे होंगे। तो आप बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा, कौन बताएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? हाँ शिवा फातिमा जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। आया आंसर? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बताओ जल्दी। ये तो लेते हुए बताया गया, इनमें से बताना है। तो जिसकी सबसे
कम लेने की टेंडेंसी हो, उसके रिड्यूस्ड आयन की देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, देने वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, देने वाला तो जिंक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर अगर पूछा जा रहा है तो ये तो एक्सेप्टर्स बताए गए हैं, तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। पहली बात तो ऐसे देख लो आप, ये तो एक्सेप्ट करते हुए बताया गया। आपको इलेक्ट्रॉन डोनर पूछा गया है, तो डोनर इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, वो ये वाले। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, जिंक, क्रोमियम, हाइड्रोजन और Fe2+। ठीक है, अब इनमें से सबसे अच्छा डोनर कौन होगा? अगर आप उल्टा रिएक्शन लिखते हो, है ना, जो सबसे अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा रिएक्शन करते हैं, ये पॉजिटिव, ये तो जीरो का पॉजिटिव जीरो, और ये ऐसा कर दिया मैंने ना, तो यहाँ माइनस हो गया। उल्टा साइन कर दीजिए, रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा देना चाहता है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल रख रहा है इलेक्ट्रॉन देने के बाद, वो कौन है? वो है जिंक। समझ में आया? क्लियर? तो इस तरह से अपन को देखना है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है और आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पर कि ई नॉट वैल्यू दे रखा है अपन को। ई नॉट वैल्यू इक्वेशन लिख के भी दिया जा सकता है। Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसी बन रहा है, तो इसका जो ई नॉट वैल्यू है -0.44 वोल्ट है। मेटल है तो मेटल तो आयन इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, पता है अपन। और जिंक का जो है ईएमएफ वैल्यू ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए बताया गया है इसको, ये -0.76 वोल्ट है। अब इससे क्या पता लगता है कि जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आयरन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना? कोई ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर। जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। एक सेकेंड, चला गया। अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। ये रहा। इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाया गया दोनों को। क्या ऑप्शन होगा? जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देन Fe। ऑप्शन बी, Fe is more electropositive than zinc। ऑप्शन सी, zinc is more electronegative। ऑप्शन डी, none of these।
क्या आंसर रहेगा? जल्दी बताओ। हाँ, जिंक ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन ए रहेगा, जिंक ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है क्योंकि जिंक +2 जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए दिखाया गया है तो वो ज्यादा नेगेटिव है। इसका रिवर्स सोचो आप, अगर जिंक +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है ना? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देना चाह रहा है? वो है जिंक। समझ में आया आपको? तो जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो वो अपन आंसर रखेंगे। हाँ, तो ऑप्शन ऑप्शन जो है अपना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, कुछ रिसेंट क्वेश्चन जो है, कुछ आए हुए क्वेश्चन वो इसी तरह के हैं, ई नॉट वैल्यू पे बेस्ड हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। और वो अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अभी रिसेंट क्वेश्चन ही है ये, जो आप कर सकते हैं। हम्म सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। E0O2H2O। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है, ये आपको देखना है। O2 है और H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाया गया है इसको, है ना? वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से बता सकते हैं। E0H2O8 2- से सल्फेट बनता हुआ दिखाया गया है, CO2-। इसका E0 प्लस 2.05 वोल्ट है। ठीक है, E0 दे रखा है Br2 से Br- बनने का, क्योंकि 1.09 वोल्ट है। और E0 दे रखा है Au3+ गोल्ड 3+ से Au बनने का, है ना? गोल्ड जो होगा रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता, और इसका जो E0 है 1.4 वोल्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जेई मेंस का सवाल है 2019 का। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2 है, Br2 है, H2O8 2- है, या Au3+। क्वेश्चन समझ में आ गया आई होप सभी को। हम्म ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2 Br2 H2O8 2- Au3+।
क्या आंसर दिया आपने? हाँ, S2O8 2 माइनस। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तब आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ तो कुछ उल्टा भी नहीं सोचना अपन को, बिल्कुल सही बताया। वेरी गुड बेटा। तो कुछ उल्टा नहीं सोचना एक्चुअली, क्योंकि ये डायरेक्टली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बताए गए हैं सबके सब, और एज इट इज 2019 का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है, रिसेंट है अभी। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ई नॉट वाली है, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ आया? क्लियर? तो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को काम में लेकर अपन इलेक्ट्रो पोटेंशियल है ये तो, है ना, इससे ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लेते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं अपन, है ना। कैसे निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल? ईएमएफ ऑफ सेल पता है कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी अभी रिसेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट, वोल्ट में बताना है। आपका रिएक्शन है Fe2+, ठीक है, से Ag+, एक्वस हैं ये सभी, मैं स्टेट नहीं लिख रहा, आप समझ जाइए। एक्वस हैं, Fe3+ बना और Ag बना, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि E0 Ag+ से Ag जो है x वोल्ट है। E0 Fe2+ से Fe जो है आपका, ये y वोल्ट है, और E0 Fe हम्म Fe3+ से Fe2+, ठीक है। Fe2+ दे रखा है यहाँ पे, से Fe जो है आपका, ये Z वोल्ट। क्लियर? ये 3 EMF अपन को दे रखे हैं, और इससे अपन को सेल का पोटेंशियल बताना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी आप चूज करें उस हिसाब से। समझ में आ गया क्वेश्चन? आई होप क्लियर है सभी को। जल्दी से कीजिए इसको एक्स वाई जेड की टर्म में। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल कितना होता है? हम्म क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ। इसमें कौन रिड्यूस होता हुआ दिखाया जा रहा है? जी, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये तो एक्स वोल्ट, और जो रिड्यूस हो रहा है उसको आप राइट हैंड साइड पे रखोगे।
ठीक है। तो ई सेल आप कैसे निकाल सकते हो, पढ़ा होगा आपने, स्टैंडर्ड ईएमएफ ही निकाल सकते हो आप इन वैल्यू से, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर प्रेशर 1 बार होता है उसी में निकाल सकते हो आप। नॉन स्टैंडर्ड इनसे नहीं निकाल सकते, उसके लिए नर्स इक्वेशन लेनी पड़ती है। तो या तो आप दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ले लो आप, है ना। कैसे आएगा बताओ। Fe3+ और Fe2+ का दे रखा है डायरेक्टली। हाँ बेटा बताओ। डायरेक्टली अगर गिवन है तो कैसे करोगे आप। x+2y - 3z करने की जरूरत ही नहीं है। ये डायरेक्ट इक्वेशन ये वाली दे रखी है ना, ये और ये आपका, क्योंकि ये तो काम में लो ही मत आप अभी, ठीक है, बीच वाला इक्वेशन। अगर मैंने डायरेक्टली ये दे रखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, ये आपका ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और ये दे रहा है ना। तो रिड्यूस होने वाले का रिडक्शन, अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड पर। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, पहले कैथोड लोगे माइनस एनोड लोगे, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ले रहे हो तो। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पहले लोगे, फिर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लोगे आप। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लेते हो तो माइनस माइनस कर दोगे तो एनोड पहले आ जाएगा, कैथोड बाद में आ जाएगा। या ऐसे सोच लो कि अगर आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले लोगे, माइनस जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में ले रहे हो तब, है ना, क्योंकि दोनों टेंडेंसीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपन को। तो कैथोड जो है आपका, वो तो सिल्वर है, रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक्स हो गया, ठीक है। और ये जो आपका एनोड है, ठीक है, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा आपको। और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3+ में, है ना। लेकिन अपन रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात कर रहे हैं, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है SRP कितना है, Z है ना। ये रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया है, -Z, ये आंसर आएगा आपका। समझ गए बच्चे, कोई डाउट इसमें, क्लियर। x - Z आंसर होगा। आया कि नहीं आया समझ में। शिफा फातिमा कोई डाउट है बेटा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट दे रखा है, अगर नहीं दे रखा हो तो फिर अपन जरूर करेंगे। ये रिड्यूसिंग पावर और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो ये तो आई होप आप कर ही लेंगे जल्दी से। तो फिर अपन चलते हैं सेल के ईएमएफ पर। सेल का ईएमएफ आपने देख लिया कि सेल का ईएमएफ जो है दो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस से सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ आ जाता है, स्टैंडर्ड, है ना। नॉन स्टैंडर्ड के लिए फिर आप नर्स इक्वेशन यूज में करेंगे। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ के कुछ सवाल अपन देख लेते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ एक्वस, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज है एम, ये कोई कैटायन है मेटल का,
ये कैथोड पे रिड्यूस होके मेटल सॉलिड बन रहा है। और आपको डिफरेंट डिफरेंट ये मेटल के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ई नॉट दे रखा है गोल्ड का Au3+ से Au सॉलिड, ठीक है, जो कि है 1.4 वोल्ट। इसी तरह से Au+ से Au जो है 0.8 वोल्ट, और दे रखा है Fe3+ से Fe ई नॉट, जो कि है 0.77 वोल्ट, और दे रखा है Fe2+ से Fe, ठीक है, जो होगा -0.44 वोल्ट। जिंक के लिए दे रखा है इन्होंने कि ये वाला